आपदा प्रबंधन पूछा जाएगा, आपदा क्या है, इसके कारण व घटकों का वर्णन कीजिए। तो आपदा क्या है, बोलोगे आपदा खतरे या विपत्ति का वह स्वरूप है जिसके कारण क्या हो जाता है, मानव की जो स्थिति होती है वो अस्त व्यस्त हो जाती है, परिस्थितियां है ना। और उससे उबरने के लिए क्या करोगे आप, बाहरी सहायता की आवश्यकता महसूस होगी आपको। ऐसा होता ही नहीं होता। आपदा क्या होती है, खतरा होता है या विपत्ति होती है का एक रूप होता है जिसके कारण क्या होता है, हमारी जो व्यवस्थाएं होती है वो अस्त व्यस्त हो जाती हैं। जैसे कि तो अभी भूकंप आ गया तो क्या होगा, ये मकान टूट जाएगा है ना। तो फिर जो यहाँ रहता है वो कहाँ रहेगा, फिर उसकी व्यवस्थाएं अस्त व्यस्त हो जाएंगी ना, उसको कहीं टेंट लगा के रहना पड़ेगा। दूसरा, उसकी जो जरूरी चीजें हैं वो भी हो सकता है नष्ट हो जाए, उसी बीच में हो सकता है उसको क्षति हो जाए, उसको लग जाए, उसके जो जानवर हैं उसको लग जाए, उसका जो सामान है वो दब जाए, खराब हो जाए। तो इससे क्या होगा, बाहरी सहायता की आवश्यकता महसूस होगी भैया। क्यों, हर किसी की स्थिति एक जैसी तो रहेगी नहीं। जिसके पास मतलब खूब सारा बैंक बैलेंस होगा तो बैंक में जाके निकाल के ले आएगा, अगर तबियत उसकी ठीक रहेगी तो। अगर हो सकता है किसी के पास मतलब सीमित पैसा हो तो वो क्या करेगा, गवर्नमेंट से हेल्प मांगेगा या जो सहायता समूह है उनसे हेल्प मांगेगा, तो बाहरी सहायता की आवश्यकता महसूस होगी। तो आपदा प्राकृतिक एवं मानवीय प्रक्रियाओं द्वारा उत्पन्न हो सकती है, ठीक है। या तो वो प्राकृतिक हो सकती है या मानव द्वारा उत्पन्न हो सकती है, हो सकती नहीं हो सकती। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, आग लग गई नहीं, तो उसमें उम्मीद ज्यादातर चांस रहते हैं कि इंसान ने लगाई होगी। किसी ने बम फोड़ दिया, परमाणु बम, तो मानव ने करा होगा। या भूकंप भूस्खलन आ गया तो ये प्राकृतिक हो गया। जो व्यापक रूप से प्राकृतिक एवं मानव संपदा को क्षति पहुंचाती है, मतलब बहुत ही लार्ज स्केल पर, मतलब प्रकृति को भी और मानव की जो भी संपदा है उनको भी, मानव की जो भी मतलब प्रॉपर्टीज है उनको भी हानि पहुंचाएगी। आपदा से हुई क्षति एवं उसके प्रभाव मानव समाज की प्रतिरोधक क्षमता से अधिक होते हैं। मतलब तो कुछ चीजें तो हम सह लेते हैं, कुछ चीजें होती है कि हमारी सहन शक्ति से ज्यादा होती है। जैसे किसी का पूरा मकान टूट गया है ना, तो उसके लिए मतलब उसकी मतलब सालों की पूंजी है, वो इतना आसान नहीं होता है ना। तो अगर वो टूट गया तो उसकी क्षमता से ज्यादा हानि होगी उसकी, तो प्रतिरोधक क्षमता से ज्यादा हो गया बोल रहा है। या खुदा न खास्ता किसी के घर में किसी की मृत्यु हो गई है आपदा की वजह से, तो कोई भी चीज उसकी मृत्यु को वापस नहीं लौटा सकती, नहीं लौट सकती ना। तो ये चीजें तो उसकी प्रतिरोधक क्षमता से बड़ी हो गई है वो चीजें। इससे बाहर इसमें क्या होता है, बाहरी सहायता की आवश्यकता अनुभव की जाती है। आपदा के कारण एवं घटक, तो आपदा प्राकृतिक एवं मानव जनित दोनों कारणों से उत्पन्न हो सकती है, मानव द्वारा भी हो सकती है और प्रकृति द्वारा भी हो सकती है। प्राकृतिक कारणों से पृथ्वी की आंतरिक हलचल, वायुमंडलीय विक्षोभ महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो ये भूकंप आता है, क्या होता है, प्लेटें खिसक सकती हैं तभी तो होता है, बीच में गैप आ जाता है, गैप को भरने के लिए लोग कुछ चिपकने की कोशिश करती हैं और भूकंप आ जाता है, ये तो होता है। जबकि मानव जनित आपदाओं के लिए मानव की भूल, असावधानी एवं विध्वंसात्मक प्रवृत्ति अधिक उत्तरदायी है, ठीक है। तो मानव या तो भूल गया, ठीक है, जब भूल गया बोले तो खुदा ना खास्ता गैस खुली रह गई है ना, गैस ऑन कर दी तुमने, बंद कर, तुमने सोचा है बंद कर दी है, वो बंद नहीं हो रही है, बुझ गई है पर वो ऑन हो गई। अब क्या होगा, गैस का रिसाव हो जाएगा पूरे कमरे में। कहीं पर भी जैसे मतलब कहीं माची जलेगी, पूरा ही पूरा आग बढ़ेगा, सिलेंडर आपका रॉकेट साइंस बन जाएगा, फट जाएगा। बहुत ही लार्ज स्केल पर हानि होती है उससे भी, समझ लो। ये मानव की भूल बोल देते हैं। दूसरा क्या बोला उन्होंने, मतलब अगर सोची समझी रणनीति है, एक असावधानी, सावधानी नहीं बरती। जैसे जंगल में हम जाते हैं, हमारे जो चाचा था वो लोग क्या करते हैं, बीड़ी पीते हैं, बीड़ी के माचिस जलाई और ऐसी माचिस को फेंक दिया, बिल्कुल हो जाएगी, और जमीन में गिरी, जमीन में पिरूल वगैरह पड़ाए तो आग सुलग गया, पूरे जंगल में आग लग गई। ये जंगल की आग कैसे लगती है, कोई स्पेशली आग लगाने सुना जाता है वहां, यही कारण होता है। तो प्राकृतिक भी हो सकता है, प्राकृतिक मेरे ख्याल से 1% प्राकृतिक होता है। प्राकृतिक कैसे होता है, एक पत्थर से दूसरे, ऊपर से पत्थर आया, नीचे पत्थर में टकराया, चिंगारी बनी, तब आग। ये तो बहुत ही रेयर केसेस हो सकते हैं, है ना। वो चिंगारी भी उतने लार्ज स्केल में आती नहीं है, समझो। तो मानव द्वारा ही होती है ज्यादातर, वो जंगल में जो आग भी लगती है ना, मानव जनित रहेगी। उसके लिए जिम्मेदार यही होते हैं, चरवाहे होते हैं नॉर्मली, ठीक है। या किसी ने अपने खेत में आग लगाई, वहां से चलते चलते ऊपर चलेगी, वो अलग बात है, ऐसा भी हो सकता है। एक बोलना है विध्वंसात्मक प्रवृत्ति, ठीक है। जैसे कि अभी युद्ध चलते रहते हैं, ठीक है, एक देश दूसरे देश में हमला कर रहा है, परमाणु बम फेंकता है, ठीक है। तो ये ऐसी प्रवृत्तियां भी मतलब मानव जनित हैं। आपदा घटकों के अंतर्गत भौगोलिक स्थिति, जिसे भूवैज्ञानिक एवं भूआकृति प्रक्रियाएं एवं वायुमंडलीय दशाएं प्रभावित करती हैं। मानव की विभिन्न गतियां और सामाजिक आर्थिक दशाएं, जैसे कि जनसंख्या हो गई, निर्धनता हो गई, औद्योगिकरण हो गया या नगरीकरण, मुख्य रूप से सम्मिलित है, जो आपदाओं की तीव्रता और आवृत्ति प्रभावित करता है। मतलब कहने का मतलब ये है, आज ही सुबह वहां पर
बिहार में मतलब रेल दुर्घटना हो गई है, ठीक है। क्या हो गया, 3 ट्रेन है पटरी से बाहर निकल गई है। क्या हो गया है, अभी तक जो वो आया है कि लगभग 4 लोग तो मरी चुके हैं, बहुत सारे मतलब इंजर्ड है। अभी मतलब जब पूरी रिपोर्ट आएगी तभी पता चलेगा तो क्या है, क्या रीजन है उसका, जो पटरी से बाहर निकल गई है। कौन जिम्मेदार है, प्रकृति जिम्मेदार है उसके लिए? बिल्कुल नहीं है, मानव जिम्मेदार है, ठीक है। क्या होता है, क्यों उठती है पटरी से बाहर क्यों निकलती हैं, उसके पीछे बहुत ज्यादा रीजन, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। या ऐसा हो सकता है कि देखो जैसे हीट पड़ती है और वेट पड़ता है तो जो मेटल होता है वो क्या होता है, वो खिंचावा जाता है ना उसमें। ये क्वेश्चन भी था तुम्हारे उसमें कि जो धातु होती है दोनों ट्रेन की पटरियों के बीच में गैप क्यों रखते हैं, इसलिए रखते हैं कि जो मेटल होता है धातु होती है उसमें तन्यता का गुण पाया जाता है, वो खिंच जाती है जब उसमें गर्मी पड़ती है, और जब उसमें भार पड़ता है तो वो धातु खिंच जाती है। तो अगर ऐसा उसके बीच में गैप नहीं रहा होगा तो क्या हो गया, ट्रेन की पटरियां टेढ़ी मेढ़ी हो जाएंगी, खिंचेंगे तो सही वो। अब सोचो मेरा हाथ ये है, ठीक है, अब मैंने बोला कि मेरे को इसमें समाना है ये हाथ, लंबा तो इतना है, अब समाने का तो एक ही तरीका है, या मैं हाथ टेढ़ा करूं थोड़ा, होगा नहीं हुआ ऐसे तो होगा। तो इसका पीछे ये रीजन है। अब उसको उतनी एरिया में आना है ना ट्रेन की पटरी को, तो क्या होगा, बीच में से कहीं मुड़ेंगी, वो कर्व होंगी तो ऑब्वियस बात है ट्रेन बाहर से पटरी से निकलेगी ना, बाहर निकल जाएगी। और देखो लार्ज स्केल में दुर्घटनाएं होती है। एक क्वेश्चन है, आपदा के प्रति उत्तराखंड की स्थिति की विवेचना कीजिए। तो उत्तराखंड की क्या स्थिति है आपदा के प्रति? तो उत्तराखंड राज्य आपदाओं की दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील राज्य है, ठीक है। यह प्राकृतिक विषमताओं की व्यापकता एवं मानव के प्रकृति विरुद्ध कार्यों के कारण आपदाओं की आवृत्ति अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक मिलती है। देखो क्या बोल रहा है, यहाँ प्राकृतिक विषमताएं ना, देखो प्रकृति के उसमें हम ऐसे हैं कि कहीं ऊंचाई में है, कहीं गहराई है, कहीं क्या कहते हैं बहुत, हमारे जो मेडिकल स्टोर्स जो है ना, हॉस्पिटल्स जो है बहुत दूर दूर है क्या नहीं है। और हम तो चलो फिर भी रोड के बहुत नजदीक है, कई जैसे ऐसे गांव हैं जो रोड से ना 5-5 किलोमीटर दूर है, समझ लो। अगर वहां पर किसी को कुछ आपदा घटित हो गई तो 5 किलोमीटर आना है, वो भी कैसे आएंगे, अगर किसी के मतलब ज्यादा लग गई है चल नहीं सकता तो डोली में लाएंगे, और डोली में 5 किलोमीटर लाना, आप समझ रहे हो ना, कम से कम कुछ नहीं लगता, तो मतलब मेरे हिसाब से 1.5-2 घंटा तो लेके चलो, क्योंकि जो डोली में लाएगा वो आराम से लाएगा ना, एक पीछे से पकड़ा होगा, एक आगे से, उबड़ खाबड़ रास्ता होगा, मोड़ होंगे तो आराम आराम से लाना पड़ेगा। मतलब डोली वाले को पहुंचाने के चक्कर में अपने भी गए, डोली वाला भी गया, ऐसा भी तो हो जाता है, रास्ते ही ऐसे हैं अपने, बैलेंस बनाना होता है। अकेले चलना अलग बात है, डोली के साथ चलना बड़ा टफ होता है, समझ लो। तो ये चीजें हैं, और मानव प्रकृति विरुद्ध कार्य कर रहा है ना, क्या कर रहा है, देखो अंधाधुंध कटान चल रहा है, गाँव चल रहा है पेड़ होगा, इससे क्या दुष्परिणाम होते हैं इससे। देखो हम बोल रहे हैं कि जगह जगह पैर पड़ रहे हैं, मतलब भूस्खलन हो रहा है, क्या रीजन है उसका, पेड़ कटानी है। पेड़ क्या करते हैं, उनकी जड़ें क्या होती है, मिट्टी को जगह रखती है। अगर पेड़ हम काट देंगे तो उसकी जड़ भी मतलब नष्ट हो गई है, मिट्टी को जगह नहीं है, और मिट्टी जगह नहीं है तो मिट्टी बहेगी तो क्या है, भूस्खलन होगा। बोलते ना, देखो हमारे देखो बहुत सारे मकान देखोगे आप लोग तो क्या हो गया, उनमें दरारें आ रही है, समझ लो, उनके मतलब एक स्तर, एक एरिया मतलब नीचे से जा रहा है, एक एरिया वही रह रहा है, तो उसके पीछे क्या है, भूस्खलन हो रहा है, जमीन मतलब तुम्हारी पक्की नहीं है, ऐसा बोल सकते हो बेस। हालांकि ये चीजें मतलब गढ़वाल में बहुत ज्यादा हो रही है, समझ लो। आप न्यूज में सुना होगा जोशी मठ वगैरह एरिया में, वहां बहुत ज्यादा मतलब मकानों में इतनी बड़ी बड़ी दरारें हैं। वो एक वीडियो देखी थी मैंने, उसमें वो पूरा एक अपनी दीवार से अंदर की साइड हाथ डाला है, पूरा हाथ चले रहा है उसके अंदर, समझ लो इतना ज्यादा गैप आ जा रहा है। फिर कैसे रह रहे हैं वो तो बोल रहे हैं मतलब हम तो जिंदा है पर मतलब रोज रोज मतलब मर मर के जी रहे हैं, अब मतलब अंदर दब जाए हम, समझ लो। तो ये चीजें हैं, गवर्नमेंट मतलब अंधाधुंध कटान कर रही है वहां पर, है ना, रोड बन रही है, वो बोलना है उनका, रोड बन रही है तो क्या होगा, उससे कटान होता है, फैक्ट्रियां लगती हैं उससे कटान होता है, समझ लो। राज्य में एक और भूस्खलन, बादल फटना, त्वरित बाढ़, हिमस्खलन, वनाग्नि जैसी मौसमी आपदाएं हैं, ठीक है। मौसमों में जो होती है तो वो भूस्खलन मौसमों में ही होता है, आप जानते हो, है ना, बरसात के मौसम में तो होता है भूस्खलन ज्यादातर। क्यों, ऑब्वियस बात है, मतलब देखो ज्यादा पानी आएगा तो पानी भी बहेगा ना मिट्टी को, तो उस टाइम ज्यादा फील होता है अपने को। बादल फटना, देखो बरसात के मौसम में जब बादल फट जाता है, एक ही जगह मतलब तेज तेज बारिश आ गई तो क्या हो जाता है, वहां पर एकदम बाढ़ आ जाती है, वहां मकान भी ढह जाते हैं, ऐसा भी होता है, ठीक है। तो बादल फटेगा तो बाढ़ भी आएगी, ठीक है। और क्या बोला, हिमस्खलन, है ना, और क्या बोल रहे हैं, त्वरित बाढ़ बोल रहा है, वनाग्नि बोल रहे हैं, जैसी मौसम में होती है, बता रहे हैं, जो वर्ष के एक विशेष समय में अत्यधिक आवृत्ति के साथ प्रभावशाली होती है। दूसरी ओर भूकंप समय पर अपनी विनाशकारी तांडव से हानि पहुंचाता है। देखो अभी बीच में आया था 6.2 रिएक्टर स्केल का भूकंप आया था ना, 2-3 बजे करीब, पूरे हिली थी धरती, तो ये होता है। तो क्या करना होता है जब भूकंप आता है, कभी भी भूकंप देखो याद रखना एकदम नहीं आएगा, भूकंप पहले चेतावनी देगा। इसमें क्या होता है ना, तुम्हारे जो जानवर होते हैं घर के वो पहले पहचान लेते हैं, तो तुम्हारे जानवर अगर हल्ला बरा करने लग गए, अलग
हरकतें करने लगे तो समझ लेना कि गड़बड़ होने वाली है कुछ। और तुमको फील जैसी हुआ तो तुम बाहर निकल जाओ, सेफ जगह में, समझ लो, सेफ जगह में, बोले खुले मैदान में, जहां पर मतलब तो ऑब्वियसली बात है कुछ गिरेगा तुम्हारे ऊपर, तो आसपास के जो भी हाइट वाली चीजें होंगी, पेड़ भी उस टाइम वो गिरेंगी, जमीन हिलेगी तो, ठीक है। तो आपको खुले मैदान में ले जाना है कहीं पे भी, ठीक है, वहां पर सेफ रहना है। परंतु ये याद रखना कि शांति बनाए रखना, यानी कि हड़बड़ाहट मत करना, जल्दीबाजी के चक्कर में नुकसान हो जाता है। पहले अपनी जान बचाना है और हल्ला करना जोर जोर से, समझ लो, कभी ऐसा होता है तो जोर जोर से हल्ला चीखना है और बचाने नहीं जाना है किसी को, क्योंकि देखो पहले अपने को बचाओगे ना यार। अब सोचो अभी आ गया तो क्या करोगे तुम, भागोगे ना बाहर की तरफ खुले मैदान में, ये नहीं कि मतलब अरे तू भी चल, पता चला मतलब उसको बचाने के चक्कर में तुम भी गए ना, हल्ला करो, अपनी अपनी जान सब बचाएंगे, समझ लो। वो अलग बात है, कोई छोटा सा बच्चा है, सुन नहीं सकता है, उसको तो चलो गोदी में उठा के ले जाओ, ठीक है, ये चीजें। और जानवरों की चिंता नहीं करनी है, यानी कि जानवर को खोलने में लग गए वहां, जब तुम रहोगे तभी तो जानवर भी है। दूसरी चीज, कभी तीव्र आ गया रिएक्टर सिरा, तुमने पता नहीं चला कि आ गया है भूकंप तेज, बहुत तेज आ गया, अब तुम्हारे मकान गिर रहा है, ऊपर से पत्थर गिर रहे हैं, तो तुम देखोगे यार अरे यार पत्थर तो गिरने चालू हुए हैं, अब मैं अगर बाहर गया, देखो बाहर भी जा रहे हो तो वो धुन धुन की आवाज आ रही है, मतलब पत्थर एकदम गिर रहे हैं, रास्ता ब्लॉक हो गया है, क्या करोगे, ऐसी जगह में जाओगे जिसमें तुम्हारा सिर बचे, हो सकता है मजबूत टेबल हो, अगर खुदा ना खास्ता ऐसा कुछ नहीं है तो सबसे सेफ जगह क्या होती है, दिल्ली, ये सबसे मजबूत एरिया होता है, यहाँ पर खड़े हो जाओगे, ये सबसे मजबूत एरिया होता है, समझ में आया, क्यों होता है मजबूत। कभी भी तुम ध्यान रखना, बहुत लोगों के मकान टूट जाते हैं, तो आप देखोगे जो ये दिल्ली वाला एरिया होता है ना, ये हमेशा मतलब खड़ा रहता है और सारे टूट जाएगा मकान, ये हमेशा रहता है, क्यों, उसका पीछे क्या, इसको बनाया ऐसे जाता है, इतनी मजबूती से बनाया जाता है, सोचो ना क्या टेक्नोलॉजी लगा रखी है उसने, ये एरिया जो है इतना बड़ा भार लेके भी मतलब गिर नहीं गिरता है, इसका मतलब इसमें मतलब सबसे ज्यादा मतलब स्ट्रॉन्ग है ना ये एरिया, है क्या नहीं बताओ, तो ये सबसे मजबूत होता है, तो यहाँ पर खड़े हो जाओगे। ये तब बोल रहा हूँ मैं, जब क्या कहते हैं तुम यहाँ से जा रहे हो, तुम देख रहे हो धम 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 करके यहाँ से पत्थर गिरते हैं, अब रास्ता तो बंद है, और तो कुछ रास्ता नहीं है, तो आप यहाँ खड़े हो जाओगे और संयम बनाए रखोगे ना। तो जो घबराता है, देखो दुर्घटना तो हो रखी है, उसमें कोई दो राय नहीं है, पर अगर घबरा के फायदा तो कुछ है नहीं, नुकसान ही होने वाला है, तो जल्दीबाजी के चक्कर में क्या करते हो, अपना ही नुकसान करोगे। ठंडे दिमाग से सोचना है क्या करना है, शांति बनाए रखनी है, गहरी गहरी सांसें लेनी है, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, क्यों, ठीक है। तो ये चीजें ध्यान देनी है अपने को, क्योंकि देखो भूकंप आता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो थमता नहीं है ना, भूकंप जब अब चेताया है भूकंप ने, तो हमारा जो ये जोन है ना, ये सेंसिटिव जोन में आता है हमारे एरिया, समझ लो, यहाँ पर भूकंप आएंगे, कोई नहीं बच सकता यहाँ से, समझ लो, भूकंप आएंगे और आपको सेफ चलना पड़ेगा। कैसे चलोगे सेफ, जब जैसे पता चला बाहर जाना है, ये नहीं होना चलो अभी थोड़ी देर में रुक जाएगा, बिल्कुल नहीं सोचना है, कम से कम 8 से 10 मिनट तो रहना ही है बाहर, अगर नहीं बिल्कुल नहीं चल रहा है तो, तुमको पता चला भूकंप आए हैं, बाहर गए तुम और तुमको लगा कि 10-12 मिनट तक भूकंप नहीं आ रहा है, तो फिर थोड़ा इंटरनेट वगैरह में भी सर्च मारना, क्या चल रहा है, प्रोग्रेस क्या चल रही है, समझ लो, इंटरनेट वगैरह में सब बताते हैं वहां पर, क्योंकि वो लाइव आ जाते हैं, समझ लो, जो इनके जानकार होते हैं, भूगर्भ वैज्ञानिक होते हैं, वो अपने राय देते हैं कि इतने देर तक रहेगा, रुक गया है, तीव्रता कितनी है, सब उसमें जब ओके लगता है वो सब बोलते हैं तो सेफ चले जाओ अपनी, तो कोई बात नहीं यार, जाने तो जहान है, नींद तो होती रहेगी, जिंदा रहोगे तो नींद करोगे, मर गए तो फिर क्या होगा, क्यों, तो ये चीजें ध्यान देनी है, मतलब मैं सही बोल रहा हूँ, ये तुम मजाक में लेना ये बातों को, ऐसा है आएंगे दोबारा भूकंप आएगा, समझ लो, क्योंकि एरिया ही ऐसा है ये वाला, उत्तराखंड को बांटा गया है ना जोन 4 और जोन 5 में, फिर सेंसिटिव एरिया है भाई अपना। मानवीय आपदाओं में यहाँ सड़क दुर्घटनाएं होती हैं, क्यों होती हैं, क्योंकि देखो टेढ़े मेढ़े मोड़ है हमारे ना, पता नहीं चलता है मोड़ों में ना, और हमारी मतलब रोडें भी इतनी वो अच्छी नहीं है, आप देखोगे रोडें क्या है, बहुत ज्यादा गड्ढे हो रखे हैं, उसमें भी ज्यादा दुर्घटना के चांसेस रहते हैं, खासतौर से वो 2 पहिया वाहन, तो 4 व्हीलर तो फिर भी उतनी दिक्कत नहीं करती है, और 2 पहिया में तो रहता ही है, बैलेंस नहीं बन पाता है ना, एकदम कंकड़ वगैरह आ गए, एकदम मतलब गड्ढा आ गया, लग जाती है। मानवीय आपदाओं में यहाँ सड़क दुर्घटनाएं हैं, ऐसी परिस्थितियों में जीवन यापन तथा विकास के लिए आपदा प्रतिरोधी तंत्र योजनाएं तथा क्षमताओं का विकास अति आवश्यक है, ठीक है। तो कैसे मानव मतलब जीवन यापन करेगा यहाँ, कैसे मतलब विकास कार्य होंगे यहाँ पर, कैसे आपदा से हम बचेंगे, तो ये चीजें मतलब इनका विकास बहुत जरूरी है यहाँ पर, ठीक है। तो हर एरिया में मतलब आपदा प्रबंधन मतलब डिपार्टमेंट रहते हैं, समझ लो, जैसे यहाँ भी अगर कुछ हो गया है ना, तो आपदा प्रबंधन डिपार्टमेंट रहेगा, वो आएंगे यहाँ पर, है ना, परंतु उनका क्या काम होता है, उनका ये होता है कि देखो अगर उनको पहले पता लग गया कि आपदा होने वाली है, तो पहले मतलब न्यूज वगैरह में चलवा देते हैं, है ना, और
अगर आपदा घट चुकी है तो फिर राहत कार्य वगैरह होती है, वो सोचते हैं कि चलो अब कम से कम क्षति क्या हो, जो जिसको लग गई है वो हॉस्पिटल जल्दी से ले जाओ, उनको बचाया जा सके, ठीक है। और फिर लास्ट में जो हो जाता है सब चीज हो जाता है, फिर पुनर्निर्माण चलता है। अब जिसका मकान टूट गया उनको कोशिश करेंगे चलो ठीक है, थोड़ा बहुत उनका रिपेयरिंग वगैरह करवाए गवर्नमेंट के, जो भी हेल्प करे गवर्नमेंट, ठीक है, थोड़ा बहुत तो रहने बसन करे, तो बेचारा क्या करेगा। आपदा प्रबंधन द्वारा क्षति को कम किया जा सकता है, वर्णन कीजिए। देखो आपदा का अगर प्रबंधन करेंगे ना, मैनेजमेंट करेंगे डिजास्टर का, तो उसको क्षति को कम कर सकते हो आप। तो सोचो ट्रेनिंग देंगे आप लोगों को कि जैसे कि करते हैं ये जो ये पुलिस वाले होते हैं जो आपदा प्रबंधन में जॉब वगैरह करते हैं, उनको ट्रेनिंग दी जाती है। जैसे कि तुम्हारे स्कूल में भी आते होंगे, आते हैं कभी, मतलब कि आग से कैसे बचोगे, आग लगा देते हैं वहां पर और बोलेंगे कैसे बचोगे कैसे बचोगे, नहीं बताते कुछ स्कूल में आगे, कुछ नहीं बताते, कोई पुलिस वाला आते हैं नहीं आते, हाँ क्या बताया तुमको। हाँ साइबर क्राइम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी पता होना चाहिए आप लोगों को, है ना। ये जो चीजें हैं, हमको किसी भी अनजान लिंक में क्लिक नहीं करना चाहिए। कोई बंदा अगर कॉल करे और आपको डिटेल मांगे, ओटीपी मांगे, बोले कि यार आपके बैंक अकाउंट से पैसे मतलब निकल रहे हैं, आपके बैंक अकाउंट बंद हो जाएगा, तो कभी भी उसके संग शेयर नहीं करना है। देखो बैंक कभी भी नहीं बोलेगा, इंस्टेंट कभी बैंक नहीं बोलता है, समझ लो। वो तुमको क्या दबाव बनाता है, तुम जल्दी करोगे, नहीं अभी नहीं बताओगे तो आपका बैंक अकाउंट बंद हो जाएगा। अरे बंद हो जाएगा 99%, बिल्कुल 100% की बोल रहा हूं मैं, ऐसा कभी भी बैंक ऐसा फोन नहीं करता कि इंस्टेंट करो। बैंक क्या बोलता है, बैंक में आओ, समझ लो। बैंक कभी भी ऐसा नहीं बोलता है आपसे कि अभी आप ओटीपी बताओ, अभी आप इस लिंक पे क्लिक करो, इस ऐप में आओ। आजकल ये एनीडेस्क का ऐप चल रहा है, उसमें क्या हो जाता है, मोबाइल में आ जाता है बंदा, समझ लो। उस ऐप को डाउनलोड करो बोलेगा, उसमें एक आईडी होती है, ठीक है, वो आईडी को अपने मोबाइल में डालेगा, वो आईडी से एक्सेस आ जाएगा, वो बोलेगा एक्सेप्ट करो, एक्सेप्ट रिक्वेस्ट हो जाएगी, फिर वो तुम्हारे मोबाइल में आ जाता है। फिर वो तुम्हारे मोबाइल में जो भी करेगा ना वो होते रहेगा, समझ लो। तो सारी डिटेल मतलब चली जाती है। वो तुम्हारे अकाउंट में क्या करता है, नॉर्मली रिक्वेस्ट डालता है कि मतलब पैसा निकल रहा है, पैसा निकल रहा है तो ओटीपी आता है, ओटीपी दिखता है उसको, क्योंकि तुम्हारे मोबाइल पे स्क्रीन में आ गया है, वो पूरा कंट्रोल है उसके तुम्हारे मोबाइल पे उसका, समझ लो। कभी भी ऐसा नहीं करना है। और कोई भी ऐसी चीज नहीं होती जो 5 मिनट 10 मिनट 1 दिन 2 दिन में होने वाली है। बैंक के रूल होते हैं, ऐसा थोड़ा होता है कि मतलब 1 घंटे में। और एक दिन कौन थे, वो एक आंटी थी, वो मेरे पास आई, ये फोन आ रहा है जी बात करो। मैंने क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि नहीं 5 बजे तक, मतलब वो आ रही है मेरे पास 4:30 बजे, बोल रही है कि 5 बजे तक किया नहीं किया तो तुम्हारा क्या कहते हैं, ये बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। कुछ 5,000 रुपये मिलने वाले थे उनको, ऐसा बता रहे थे, ठीक है। कोई लड़की हुई थी उनकी, तो मैंने बोला यार ऐसा कैसे हो सकता है। मैंने बात की उनसे, तो उनकी बातों से मेरे को थोड़ा सा हिंट मिला कि यार मतलब ये तो बंदा फ्रॉड लग रहा है, मतलब। मैंने बोला जी देखो इतनी जल्दी कुछ नहीं होता है, अगर इतनी आधे घंटे की बात है तो मतलब आज तक कहाँ थे आप लोग, क्या क्यों इतना वो किया आपने। बाद में पता चला कि क्या कहते हैं, वो आंगनबाड़ी वगैरह वाले रेडियो ने बताया कि यार वो तो फ्रॉड कॉल थे, बहुत लोगों को आए, समझ लो। तो ऐसी चीजें होती रहती हैं। ये साइबर क्राइम जो हो रहा है ना, ये हम लोगों की जागरूकता नहीं है, इस वजह से हो रहा है, समझ लो। बहुत लार्ज स्केल में हो रहा है ये। तुम ये तो छोटे मोटे क्राइम है, ये तो ऐसे फोन करके कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसा कर रहे हैं बिल्कुल, मतलब बड़े तगड़े लेवल पर कर रहे हैं, मोबाइल हैक कर दे रहे हैं, समझ लो। बैंक को भी हैक कर दे रहे हैं वो बैंक तो चलो बड़े हाई सिक्योरिटी में, बैंक में मतलब अगर नुकसान होता है तो एटलीस्ट मतलब बैंक का रूल होता है कि 1 लाख रुपए तो मिल जाएंगे तुमको। देखो तुम्हारे पास अकाउंट में जितने 1 लाख से ऊपर का अमाउंट है ना, तो 1 लाख बैंक तुमको देगा अगर कोई नुकसान हो जाएगा तो। बैंक में अगर पूरा बैंक डूब गया ना, लुट गया, तो गाइडलाइन के अकॉर्डिंग 1 लाख रुपए तो तुमको मिलेगा। जैसे कि तुम्हारे पास 10 लाख रुपए हैं तो बैंक का हो गया फ्रॉड, तो 1 लाख रुपए तुमको मिलता है। 1 लाख तक का बैंक बोलता है कि हम देंगे भाई, मतलब। अब ये मत सोचना 10 रुपए छीन और 1 लाख मिला ये मत सोचना, कम 1 लाख से बड़ा अमाउंट में 1 लाख का बैंक मतलब मिला ही रहता है। मतलब बैंक भी डूब गया, अब क्या करेगा बैंक। अब देखो आपदा प्रबंधन के विभिन्न घटकों का उल्लेख कीजिए। तो कौन कौन से घटक होते हैं आपदा प्रबंधन के। देखो एक तो होता है तैयारी, है ना। क्या तैयारी में क्या होता है, इसका मतलब होता है विपत्ति या आपदा का सामना और उससे बच निकलने के लिए तैयार रहना। अब तुमको पता ही नहीं रहेगा कि कैसे बचना है, तो कैसे वो करोगे। जैसे एग्जांपल लेते हैं, अब तुम्हारे तारों में मतलब ना आग लग गई है, बिजली के तारों में, तो क्या करोगे, उसके ऊपर पानी डाल दोगे। ये गलती मत कर देना ना। क्या करोगे, मेन स्विच ऑफ करोगे। तरीका बता रहा हूं, मेन स्विच ऑफ करोगे। अगर वहां आग नहीं लगी तो, अगर वहां भी आग लगी है तो बिल्कुल टच मत करना उसको भी, समझो। अब तुम सोचो कि खुदा ना खास्ता किसी आदमी को आग लग गई है, तो क्या करोगे, उसके ऊपर पानी डालोगे। बिल्कुल मत डालना पानी, उसके ऊपर कोई ऐसी चीज डालना है जिससे कवर हो जाए वो,
देखो ऑक्सीजन मतलब जरूरी होती है जलने के लिए, समझ लो, आग लगने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है। तुम उसके ऊपर कोई कंबल वगैरह डाल दोगे ना, क्या होगा, ऑक्सीजन नहीं जाएगी उसके शरीर में, समझ लो। तो जल तो हो गया है ना उसमें, तो उसको जलने से तो उसको रोका नहीं गया है, जितना जल गया वो तो जल गया। अब तुम पानी डालोगे ना बच्चे, तो आग बुझेगी, नहीं बोल रहा हूँ, और उसकी जो खाल होती है ना वो और मतलब दिक्कत करेगी, जो खाल मतलब निकलना चालू हो जाती है उसके शरीर में, पानी की वजह से रिएक्शन चालू हो जाती है, मतलब तुम अगर उसको क्या होता है कंबल उड़ा देती हो ना, तो एकदम मतलब बुझता भी है और उसके शरीर में रिएक्शन नहीं होती है, वो रिकवरी में हेल्प करती है, समझ लो। पानी डाल के दिक्कतें पैदा होती हैं, अगर कंबल डाल दोगे तो रिकवरी जल्दी होती है, समझ लो, ये रीजन है। तो ये चीजें करेंगे अपन। अब मैंने बोला कहीं पर क्या हो रहा है, ऊपर से पैर आ रहे हैं, पत्थर गिर रहे हैं, क्या करोगे, पत्थर को कैच पकड़ के रोकोगे, नीचे की साइड नहीं लगे ना, ये नहीं करना है। क्या करना है, उससे दूर हटना है और चिल्लाना है, जिससे मतलब और भी जो लोग हैं उनको भी ना लगे कि दूर हट जाओ, ये पैर वो हो रहे हैं। क्योंकि जब स्टार्ट होता है ना कोई भी आपदा, तो लोगों को पता नहीं होता है, समझ लो, पर जैसे मतलब कुछ टाइम बाद तो सबको पता चल जाता है। तो उस टाइम मतलब आपने ध्यान देना है। भूकंप आ रहे हैं, तुमने फील कर लिया, बाहर आए जोर जोर से चिल्लाना है, समझ लो, ये जिम्मेदारी है तुम्हारी। ये मत सोचो क्या कहते हैं हम बाहर चलाएंगे बोलेंगे यार क्या, और नीचे हमने फील करा और उन्होंने फील नहीं किया, ऐसा नहीं है। हर किसी की मतलब क्षमता अलग होती है ना, तुम बच्चे हो, तुम एकदम नोटिस करते हो चीजें, समझ लो, पर और बंदे नहीं कर पाएंगे। और मतलब जो ओल्ड एज है ना, बूढ़े लोग होते हैं, उनकी धीरे धीरे मतलब संवेदन क्षमता कम हो जाती है, समझ लो, उतने पता नहीं चल पाते। तो जोर जोर से चिल्लाओगे तो सुनेंगे थोड़ा, क्यों कोनो भैरव वो क्या बोल रहे हैं करके भी बाहर आ जाएंगे, वो उतने में उनको बताया जाएगा क्या हो रहा है। बहुत खतरनाक होता है भूकंप, समझ लो, पत्थर के पत्थर गिर जाते हैं, ये इसमें आ गया ना, ये पूरा पत्थर हिलेगा धरती, तो क्या होगा, पत्थर सब नीचे गिरेंगे, मकान नीचे आ जाता है, समझ लो, ज्यादा रिएक्टर स्केल का होता है तो बड़ा नुकसान हो जाता है। पेड़ भी गिर जाते हैं, खड़ा पेड़ है ना ड्रम, इसलिए बोल रहा हूँ कोई भी ऐसे एरिया में नहीं खड़े हो गए जहां पर मतलब अगल बगल कोई हो जाए, पहले तो कोशिश करोगे बाहर ही निकल जाओ तुरंत, किसी के बारे में नहीं सोचना है। वो अलग बात है कि कोई मतलब ऐसा बंदा है जो मतलब चल नहीं सकता, तो मतलब अगर आप का वो मानता है तो उसको बचाओ, ऐसा कुछ नहीं है ना? पर ये जरूर समझो कि पहले अपना, उसके बाद मतलब दूसरा, ये नहीं कि मतलब क्योंकि आप उस पोजीशन में नहीं होंगे ना यार, आप ऐसा तो नहीं है बिल्कुल मतलब ऐसा कपड़ा पहना होगा आपने जो मतलब बिल्कुल कुछ भी गिर जाए सिर के ऊपर मतलब लगे ना, ऐसा नहीं, आप भी मतलब नॉर्मली रहोगे तो अवश्य बात है आपको भी नुकसान होगा, ये भी। क्योंकि एक बार तुम निकल के बाहर ना, तो तुम औरों को भी बचा सकते हो, ये जरूर है। क्योंकि जब आपदा जैसे रुकेगी के बाद जो भी मतलब दब गए हैं उनको निकालना बहुत जरूरी होते हैं, क्योंकि वो फंसे होते हैं, उनको निकाल देगा कोई, हॉस्पिटल ले जाएगा तो वो बच जाते हैं। अब वो दबे रह गए कुछ टाइम तक, वो बेचारे वही मर जाएंगे। तो तैयारी का अर्थ क्या है, सामना करने के लिए आपको कैसे निकलोगे उससे तैयार रहना, उससे आपदा से, ठीक है। इसके अंतर्गत समुदाय और आपदा का सामना करने योग्य बनाया जाता है, ठीक है। तो आते हैं बहुत से मतलब आपदा प्रबंधन वाले डिपार्टमेंट आते हैं, वो बताते हैं आपको क्या करना चाहिए, समझ लो। आजकल देखो यहाँ पर हमको ये बताना चाहिए, देखो सांप काट देते हैं, समझ लो, ये भी एक वही आपदा ही समझो इसको भी, इसके बारे में जागरूक मतलब लोग नहीं है, कोई कुछ कर देता है, कोई कुछ कर देता है, समझ लो। तो आजकल क्या होता है ना, एक ऐसी टेक्नोलॉजी आ चुकी है, उसको क्या बोलते हैं, एंटी सीरम मतलब टेक्नोलॉजी बोलते हैं। होता क्या है, हमारे जो उत्तराखंड में जो सांप होते हैं ना, वो जहरीले नहीं होते हैं, मतलब उनकी वजह से मृत्यु नहीं होती है, ऐसा माना जाता है, ठीक है। परंतु अगर 1% है भी, ठीक है, तो जो सबसे जहरीले सांप होते हैं जैसे कोबरा वगैरह सांप होते हैं ना, तो उनका क्या होता है, उनका जहर निकाला जाता है, ठीक है। तो उनसे क्या बनाया जाता है, एंटी सीरम बनाया जाता है, मतलब ऐसा सीरम बनाया जाता है कि वो जो उसके जहर को काटे। जैसे कि आपने अभी कोरोना की वैक्सीन लगवाई थी, इसमें क्या था, आपके शरीर में कोरोना डाला जाता था, पता है तुमको क्यों डाला जाता था, इसलिए डाला जाता था जिससे हमारी प्रतिरोधक क्षमता बने, एंटीबॉडी बन जाए, समझो, ये होता है तरीका हमारे शरीर में जानबूझ के, मतलब जैसे कि पहले की बात बता रहा हूं तुमको, कौन सी बीमारी होती थी यार, चेचक, ठीक है। चेचक में क्या होता है, धब्बे हो जाते थे, तो वो डॉक्टर क्या करते थे ना, जिसको चेचक हो रखा है जानबूझ के उसके वो टच करने से मतलब होता था, ऐसा बताते थे। तो सब लोगों को क्या करते थे, उससे टच करवाते थे, उसके शरीर में ऐसे मतलब लगा देते जिससे उसको भी चेचक हो जाए, जिससे क्या हो जाए, चेचक हो जाए उसको, तो एक बार चेचक हो जाता था दोबारा नहीं होता था, ऐसा बताया जाता था। तो जानबूझ के मतलब उनको भी पता था, आज से मतलब बहुत साल पुरानी बात है, मतलब मैं तो बोल रहा हूँ 400 साल पुरानी बात बता रहा हूँ तुमको, ठीक है। तो क्या जानबूझ के मतलब लगवाते थे, शरीर में टच करवाते थे, क्यों, क्योंकि उनको भी चेचक हो जाए इससे, फिर बाद में ना हो ना, अभी हो जाए एक बार में सबको हो जाए क्लियर। तो यही चीजें होती हैं। तो साइंटिस्टों ने क्या किया है, जो खतरनाक सांप होते हैं जैसे कोबरा है, कोबरे का जहर निकाल के उनका एंटीबॉडी मतलब उसमें बना दिए हैं। उसको क्या करते हैं, जैसे ही मतलब कोई पेशेंट ऐसा आता है तो उसको दे देते हैं वो, समझ लो।
क्या होता है, उसका जहर मतलब न्यूट्रल हो जाता है, सही हो जाता है, समझ लो। तो डॉक्टर में ऐसी टेक्नोलॉजी है, वो टेक्नोलॉजी आप मतलब वो डॉक्टरों के पास मिल भी जाती है, आप मतलब घर में भी रख सकते हो उनको, कोई इशू नहीं है, समझ लो। ये तो घटनाएं तो होती रहती हैं, और हम क्या करना चालू करते हैं, हम मतलब उसमें नए नए कारीगर आ जाते हैं, कोई बोलेगा कि नहीं ब्लेड से काट दो उसको, एरिया को करो, उसकी वजह से क्या होता है, डबल इन्फेक्शन हो जाता है। वैसे तुमको बता देता हूँ, ठीक है, सबसे बढ़िया तुमको बता देता हूँ, कभी भी ऐसा हो, यस, कभी भी ऐसा हो सकता है, ठीक है, लार्ज स्केल पे ऐसा हो सकता है, तो तुमको करना क्या होता है, एक तो सीधा लकड़ी लोगे, ठीक है, सीधी लकड़ी, और सीधी लकड़ी से पहले तो चिपका दोगे उस एरिया में, ठीक है, और उसके ऊपर और उसके नीचे टाइट बांध दोगे, समझ लो, उस जगह पर जहां पर काटा हुआ है उसके नीचे और उसके ऊपर टाइट बांध दोगे बिल्कुल, और उसको चलने दोगे, उसको एज इट इज डॉक्टर को ले जाओगे, समझ लो। सबसे बढ़िया तरीका बता रहा हूँ, ब्लेड नहीं लगाना है। बोलते हैं लोग कि लोगों का लॉजिक ये होता है कि ब्लेड लगाएंगे उससे क्या होगा, उसका जो जहर वाला खून होगा वो निकल जाएगा, ऐसा बोलता है, ठीक है, परंतु वही इतना वो नहीं रहता है, वो काटा है, काटने के कुछ देर में चिल्लाएगी जो भी जिसको काटा है, उसके बाद कुछ देर में लोग आएंगे, है ना, ब्लेड नहीं होगी, ब्लेड लेने के लिए भागेंगे, तब तक तो मतलब क्या है, मतलब ब्लड सर्कुलेशन तुरंत होता है, पर ये जरूर है लकड़ी भी नहीं है, कोई नहीं, कपड़ा तो होता है, अब कपड़े तो सबने पहने होते हैं, तुरंत मतलब कपड़ा फाड़ो लगाओ, तो जान से बढ़ के कुछ चीज नहीं है, समझ लो, तुरंत मतलब किसी का भी मतलब कपड़ा फाड़ोगे, बात टाइट बिल्कुल, तुरंत मतलब उसको उठाओ हॉस्पिटल पहुंचाओ, समझ लो। ये मतलब कभी भी तुम्हारे आसपास में कभी हो जाता है, तो होता है ऑब्वियसली बात है, सांपों का मतलब बहुत ज्यादा सांप हो रखे हैं भाई इस एरिया में, समझ लो, तो आप सुनोगे यार इसको काट दिया, इसको काट दिया, तुरंत मतलब आपने मतलब उनकी हेल्प कर देनी है, ये नहीं कि मतलब देखते रहे, क्योंकि देखो तुमको भी बुरा लगेगा, सोचो तुम अगर नहीं करोगे तो खुदा ना खास्ता कुछ हो गया उनको, समझो, तुमको भी दिल में रहेगा यार काश मैं मतलब मदद की होती मैंने ना, तो क्या मतलब अगर तुम ऐसा करोगे तो क्या तुम्हारे दिल में तसल्ली होगी, बच जाएंगे तो यार देखो मैंने मतलब हिम्मत काम किया, होगा नहीं होगा, और अगर खुदा ना खास्ता कुछ हो गया उनको, तुम बोलेगा यार काश मैं ऐसा करता तो क्या पता बच जाते, समझ लो। तो ऐसी चीजें रहती हैं, और अच्छा काम करना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है, समझ लो, क्योंकि कभी किसी को भी कुछ हो जाता है, तुम अगर अच्छा काम करोगे तो तुमको अच्छाई मिलेगी, ये जरूर है। अब आ गए हैं राहत और प्रत्युत्तर, ठीक है, अब राहत कैसे होगी, इसमें प्रभावित व्यक्तियों को राहत पहुंचाने के लिए समुदाय को आवश्यक कुशलताओं से संपन्न करने पर जोर दिया जाता है, ठीक है, तो समुदाय को मतलब ऐसा उनके अंदर ऐसा होना चाहिए, अभी कहीं आपदा हो चुकी है तो हमारे अंदर ऐसी भावना होनी चाहिए ना कि हम जो आपदा प्रभावित है उनकी मदद करें, ये नहीं कि अरे हो गया हमको हमारा सुनना है, कोई बिल्कुल ऐसा नहीं सोचना है, क्या सोचना है कि भाई उनकी मदद करनी है, जन सरोकार करना है, समझ लो। अब पुनर्वास एवं पुनर्निर्माण, अब देखो अविश्वास ठीक हो गए वो, तो अब उनका मकान तो टूट गया है, अब वो रहेंगे तो सही कहीं, तो पुनर्निर्माण होना चाहिए नहीं होना चाहिए, तो इस चरण में एक नए जीवन को प्रारंभ करने के लिए सहायता प्राप्त करने पर जोर दिया जाता है, अनिवार्य सेवाएं बहाल की जाती हैं जो जरूरी है, मतलब जैसे कि जो मोस्ट इम्पोर्टेंट आदमी के लिए क्या है, सर्वाइवल के लिए जो खाना है, रहना है, देखो बोलते हैं ना रोटी कपड़ा और मकान, एक रोटी चाहिए, कपड़े चाहिए, मकान चाहिए, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट सर्वाइवल, ये कब आएंगे जब रोजगार होगा, क्लियर है, तो रोजगार देना की मतलब बात कर सकते हैं आप इसमें ना। अनिवार्य सेवाएं बहाल की जाती हैं एवं रोजगार व मकान को नए सिरे से शुरू करने के लिए प्रोत्साहन दिया जाता है, ठीक है, मकान तैयार करेंगे, ठीक है, बोलते हैं रोटियां तो फिर भी मिल जाती हैं, देखो अभी मकान मतलब कोई मकान लगा के नहीं देगा, नहीं करते हैं लोग, है ना, रोटी फिर भी दे देता है अगल बगल वाला, पर मकान नहीं दे पाता, तो मकान के लिए मतलब आपको जोर देना पड़ेगा, गवर्नमेंट को मदद करनी पड़ेगी। अब निवारण और शमन, तो इसके लिए क्या होगा, देखो आपको तैयारी पहले से रहेगी, कैसे मतलब आपदाओं में क्या केस करते हैं अपन, हमको जागरूक होना पड़ता है एक्चुअली, समझ लो, हमको समझना पड़ता है क्या किन आपदाओं में क्या करना चाहिए, समझ लो। कई बार आप देखो आपके संग कोई दुर्घटना हो जाती है ना, तो आप इंटरनेट में सर्च भी मारते हो, वैसे एक बात और बताता हूँ ना, अभी हो गया है कुछ ना, तो इंटरनेट में सर्च मारोगे तो इंटरनेट में तुरंत आपको मतलब बहुत सारे सॉल्यूशंस मिल जाते हैं जो तुमको एक्चुअली पता नहीं होते हैं और लाभदायक होते हैं, समझ लो चीज है। और अगर तुमको लगता है वो जो उन्होंने प्रोसेस बताया वो सही नहीं है, मेरे हिसाब से ऐसा सही नहीं है, तो उसकी कमेंट वगैरह देख लोगे, कमेंट में भी मिल जाते हैं आपको, ऐसा भी रहता है मतलब, है ना। राहत पहुंचाना, पुनर्वास करना, ये सारे के सारे आपदा प्रबंधन के क्या है, घटक है। अब देखो जोन 4 और जोन 5 बोला था अभी मैंने, उत्तराखंड के भूकंप संभावित क्षेत्रों का वर्गीकरण कीजिए बोलेगा, क्या बोलोगे, उत्तराखंड के भूकंप संभावित क्षेत्रों को 2 वर्गों में बांटा गया है, एक जोन 4 और जोन 5, ठीक है,
जोन 5 में कौन कौन आते हैं देखो। जोन 5 और जोन 4 क्या है ये समझते हैं पहले। जोन 5 जो है वो अत्यधिक भूकंप संभावित क्षेत्र है, और जोन जो 4 है वो क्या है, अधिक भूकंप संभावित क्षेत्र है। तो जोन 5 में क्या आते हैं, जोन 5 में आते हैं पिथौरागढ़, चमोली, बागेश्वर, रुद्रप्रयाग, ये अधिक है। ये जोन 5 वाले जो है वो अधिक संवेदनशील है, ठीक है। तो आप नोट कीजिए इसे, जोन 5 ब्रैकेट में लिखना अत्यधिक भूकंप संभावित क्षेत्र, अत्यधिक भूकंप संभावित क्षेत्र। डैश करके इनके अंदर जिले लिख देना, पिथौरागढ़, चमोली, बागेश्वर, रुद्रप्रयाग। पिथौरागढ़, चमोली, बागेश्वर, रुद्रप्रयाग। ये तो ऐसा लग रहा है जैसे ट्रेन में बोलते हैं, जैसे यहाँ से यहाँ जाने वाली है। टन टन। पिथौरागढ़ से रुद्रप्रयाग जाने वाली ट्रेन पिथौरागढ़ से होते हुए चमोली बागेश्वर के रास्ते रुद्रप्रयाग तक पहुंची थी। धन्यवाद। ठीक है, तो क्या लिखा आपने, पिथौरागढ़, चमोली, बागेश्वर, रुद्रप्रयाग। अब अगला लिखिए जोन 4। जोन 4 ब्रैकेट में लिखिए अधिक भूकंप संभावित क्षेत्र। तो जोन 5 जो अत्यधिक है, वो ज्यादा मतलब संवेदनशील है। तो बागेश्वर जो अपने बगल में है ना, पिथौरागढ़ जो है वो ज्यादा संवेदनशील है, और हमारा जो अल्मोड़ा है फिर भी उतना संवेदन नहीं है, पर है। ये क्यों बांटे गए, यहाँ आएंगे भूकंप, ये संकेत दे रहा है, समझ लो। आपने लिखा जोन 4 में अधिक भूकंप संभावित क्षेत्र, इसमें बचे हुए जिले लोगे आप, है ना। 9 जिले बच गए ना, पौड़ी, टिहरी, अल्मोड़ा, चंपावत, नैनीताल, उत्तरकाशी, देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर। आपको जिले याद ही होंगे, तेरे के याद है ना। ठीक है, अब ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जा रहा है, भूस्खलन से क्या क्या दुष्प्रभाव हो सकते हैं। भूस्खलन संभावित क्षेत्रों की किन सावधानियों को आवश्यक है। देखो, जो आपदा प्रबंधन वाला वो है टॉपिक है आपका, किताब है, उसमें ना बहुत ही आसान है। तो भूस्खलन आपको बताना चाहिए क्या होता है, इसको हम पैर पढ़ना बोलते हैं। तो क्या क्या दुष्प्रभाव होते हैं, क्या होगा उससे। अगर जहां भूस्खलन हो रहा है उसके नीचे कोई आ जाएगा तो उसकी दुर्घटना हो सकती है। अगर उसके नीचे मकान होंगे तो मकान डूब जाएंगे, मकान के नीचे से होगा तो मकान भी गिर जाएंगे, ऐसा होगा नहीं होगा। और क्या सावधानी बरतनी चाहिए, पेड़ लगाओ, सबसे इंपोर्टेंट क्या है, पेड़ लगाओगे तो मिट्टी जगह रहेगी। दूसरा, अगर जहां पर भूस्खलन हो रहा है ना, लैंड स्लाइडिंग हो रही है, वहां पर क्या करोगे आप, पानी अगर वहां को जा रहा है तो पानी को दूसरा रास्ता दे दो, वहां को पानी मत जाने दो, उसको एक गड्ढा जैसा खोद के दूसरी जगह को निकासी कर दो ना। पानी जितना ज्यादा जाएगा उतना ज्यादा मतलब भूस्खलन होगा। तो ये चीज आप बोल दोगे, कर लोगे ना इसको। तो जो क्या बोला, पर्वतीय ढालों का कोई भाग जब जल तत्व भार की अधिकता एवं आधार चट्टानों के कटाव के कारण अपनी गुरुत्व स्थिति से असंतुलित हो जाता है। तो क्या बोल रहे हैं, तो ढाल वाले पर्वतीय एरिया है अपने, वहां पर क्या होता है, अगर पानी बह रहा है या उसके आधार की जो चट्टाने हैं वो बह रही है, गिर रही है मिट्टी, है ना, वहां पर मतलब जकड़ कम हो गई है पेड़ों की, तो भूस्खलन हो जाता है, बोल रहे हैं। इसकी वजह से क्या होता है, जो भी मतलब मानव बस्तियां होती हैं, खेत खलियान होते हैं, सड़क मार्ग होता है, सारे सारे हो जाते हैं नष्ट। आप देखते हो रोडों में ऊपर से पैर गिरता है और पूरा का पूरा रोड मतलब बंद हो जाता है, होता ही नहीं होता, मिट्टी आ जाती है, पूरी पत्थर आ जाते हैं रोड में। इसकी वजह से क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा मतलब नुकसान हो जाता है। सावधानियां क्या बरतनी चाहिए अपने को, पक्के रास्ते बनाओ, वनस्पति रहित सतहों आदि में बहते या जमा हुए पानी की निकासी करना चाहिए, बोल रहे हैं। क्या करना चाहिए, पहले तो पक्के रास्ते बना लो, बोल रहे हैं। दूसरा, अगर वहां जहां पर पेड़ पौधे नहीं है वहां पेड़ पौधे लगा लो, या वहां पर अगर पानी जा रहा है तो उसकी निकासी कर दो दूसरी साइड को, ठीक है, जिससे भूस्खलन हेतु पानी भूमि में प्रवेश न करे और जमीन पर फिसलन एवं बोझ न बढ़े। यदि सतही पानी भवनों या मकानों से होकर बहता है, वहां इसके प्रभावित होने के स्थल उपलब्ध हैं, तो हल्का सा ढाल बनाकर या गड्ढा बनाकर आप क्या कर सकते हो, उस पानी की निकासी कर सकते हो। और क्या कर सकते हो, निकासी के लिए सतह पर एकत्रित जल को ढलान, ढीली मिट्टी और वनस्पति रहित सतहों की ओर जाने से रोका है, ठीक है। जहां पर पेड़ पौधे नहीं है वहां तो जाने से रोक ही दें। मजबूत नींव वाले भवनों को विशेषज्ञों द्वारा दिए गए डिजाइनों के अनुसार बनाए जाते हैं, ठीक है। भूस्खलन के प्रभाव को सहन करने के लिए अधिक सक्षम होते हैं। भूमिगत संयंत्रों को भी उच्च तकनीकों से भी निर्मित करना चाहिए, ठीक है। तो अब जो मकान बन रहे हैं, ठीक है, अगर आप कोई एक्सपर्ट का राय लेते हो मकान बनाने में, तो बोलते हैं कि जैसे भूकंप रोधी मकान बनते हैं,
ठीक है, उसमें क्या होता है, ज्यादा मटेरियल डलता है, बराबर। तो भूकंप में भी उनमें नुकसान नहीं होता है। अगर हो भी गया तो बहुत ही ना के बराबर नुकसान होगा। हो भी गया 1%, बहुत ही मतलब लार्ज स्केल का भूकंप आ गया, हो भी गया तो बहुत ही ना के बराबर वो होता है। तो ऐसा कर सकते हो। अब देखो, आपदा प्रबंधन की स्थितियों का वर्णन कीजिए। तो आपदा से पूर्व क्या करना चाहिए, आपदा के दौरान क्या करना चाहिए, आपदा के पश्चात क्या करना चाहिए। तो क्या करोगे आप, आपदा से पूर्व क्या करोगे, इसके अंतर्गत आपदा संभावित क्षेत्रों की पहचान करके सुरक्षित निर्माण विधियों के उपयोग पर विशेष बल देने का और जनता को जागरूक किया जाता है। आपदा के समय होने वाली क्षति को कम कर देंगे इससे, ठीक है। कहने का मतलब ये है, अगर कोई आपदा आने वाली है, समझो, तो हम मतलब ट्रेनिंग दे रहे हैं गाँव वालों को, बताएं कि मतलब कभी ऐसा सिचुएशन आए तो आपको ये रास्ते अपनाने हैं, ये नहीं करना है आपको। मतलब अपने घर के मतलब वो पता होना चाहिए कि एग्जैक्ट कौन कौन से पॉइंट्स हैं, कहाँ कौन कौन से रास्ते से आप घर से बाहर निकल सकते हो, है ना, क्लियर है। और अपने घर में मतलब बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो मतलब आपको मोस्ट इंपोर्टेंट रहती हैं, तो उनको आप मतलब ऐसी जगह मतलब शिफ्ट कर सकते हो जो मतलब सेफ है थोड़ी, समझो। और आपदा के दौरान क्या करोगे, जब आपदा आ चुकी है तो इसमें विभिन्न प्रकार के राहत, खोज व बचाव कार्यों को सम्मिलित किया जाता है। इसके लिए जीवन रक्षक कौशल से प्रशिक्षित लोगों की विशेष सहायता की आवश्यकता होती है। मतलब जो जीवन बचाते हैं और जिनको उनके बारे में आइडिया है कि कैसे बचेंगे लोग, ना, उसको क्या करते हैं, ट्रेनिंग देते हैं और उनको भेजा जाता है वहां पर, ठीक है। और आपदा के पश्चात क्या होगा, आपदा के बाद पुनः निर्माण व पुनः स्थापना हेतु विशेष प्रकार की वित्तीय सहायता, अनुदान, जोखिम के लिए बदले सहयोग आदि की सम्मिलित किया जाता है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि कैसे पुनर्निर्माण होगा, अगर किसी का मकान टूट गया है तो कैसे बनेगा। पुनः स्थापना, तो पुनः मतलब अपनी पहली वाली स्थिति में कैसे आएगा, है ना। और गवर्नमेंट भी हेल्प करती है उसमें, और जो भी अगर कोई एनजीओ वगैरह हैं वो भी, स्वयं सहायता समूह बोलते हैं, वो भी हेल्प करते हैं अपने, है ना, इस तरह। अब आगे हैं सुनामी। तो सुनामी अगर पेपर में आता है तो क्या लिखोगे, यहाँ पर बोल रहा है, देखो सुनामी क्या है, समुद्री लहरें उसी तरह उत्पन्न होती हैं जैसे तालाब में कंकड़ फेंकने पर गोलाकार लहरें किनारों की ओर बढ़ती हैं। कहने का मतलब ये है, तालाब है, तालाब में तुमने फेंका है कंकड़, क्या होता है, गोल गोल नहीं बनता है, बनता ही नहीं बनता, सबने फेंका नहीं फेंका, सबने फेंका है, मार दो मछलियों को, फेंका है ना, तो मनाही करोगे, पत्थर को तालाब नदी में गाड़ में फेंक दिया, तो रोज करते हैं हम, ठीक है। तो क्या होता है, देखो फेंकोगे तो एक गोल गोल गिरिया बनता है, ऐसा एक सतह बनती है ना। तो ऐसा ही मतलब गोलाकार जो सतह बोल रहे हो, ऐसी सुनामी भी आती है बोल रहे हैं। तो सुनामी जो आती है ना, मतलब मेनली क्या बोला जाता है, जो जमीन के अंदर ना, जमीन के अंदर भूकंप आ गया, समझ लो, क्या होगा, एकदम मतलब उछाल आती है, बड़ी ऊंची मतलब लहरें होती हैं। जापान साइड तो बहुत आती हैं, तभी तो उस एरिया में तुम देखोगे पेड़ों में मतलब मकान बने होते हैं, पेड़ है, पेड़ों की ये टहनी है, यहाँ पर मतलब बेचारा मकान बना, कितना टफ लाइफ है, सोचो क्या सोचो, दादी झूठ बोल रहा है, कुछ भी बोल देते हैं यार, ये पेड़ों पर मकान, ठीक है। तो मूल रूप से इन लहरों की उत्पत्ति सागरीय जल का बड़े पैमाने पर विस्थापन का कारण, ठीक है। तो बहुत ज्यादा मतलब विस्थापित हो रहा है पानी, उस जगह से दूसरी जगह को जा रहे हैं। भूकंप या भूस्खलन के कारण जब कभी भी सागर की तलहटी में कोई बड़ा परिवर्तन होता है, ठीक है, भूकंप हो सकता है वो, या भूस्खलन हो सकता है, उसकी वजह से उनके तल पर कोई भी विस्थापन होता है, कोई भी परिवर्तन होता है, कोई भी हलचल होती है, तो इस स्थान से क्या हो जाता है, उतना ही ज्यादा मतलब समुद्री जल अपने स्थान से हट जाता है, बोल रहे हैं, विस्थापित हो जाता है और लहरों के रूप में किनारों की ओर चला जाता है। यही जल ऊर्जा के कारण लहरों की में परिवर्तित हो जाता है और सुनामी की लहरें कहलाती हैं। जो समुद्री लहरें सागर में आए बदलाव को संतुलित करने का एक प्राकृतिक प्रयास मात्र है, ठीक है। तो बैलेंस करने के लिए जाती हैं वो लहरें, उसकी वजह से क्या हो जाता है, बहुत जगह ऐसा हो जाता है जो समुद्र के पास में एरिया ना, वो ऐसा हो जाता है कि उनके मकान तक पानी आ जाता है, पता है वो ऊंची लहरें होती हैं। ये नहीं सोचना है जब मतलब गाढ़ आती है हमारी, वो उसको मैं सोचो सुनामी, बहुत ऊंची लहरें होती हैं, मकान है ना, मकान से भी ऊंची लहरें आती हैं वो। तो कारण पूछ रहे हैं सुनामी के कारण, तो आप जान सकते हो भूकंप बोल दोगे, भूस्खलन बोल दोगे, ठीक है, और ज्वालामुखी विस्फोट बोल दोगे, समुद्र की सतह पर जो ज्वालामुखी विस्फोट होगा तो आप बोल दोगे वहां भी वो भी रीजन है सुनामी का, ठीक है।
तो सुरक्षित मकान की 3 आवश्यक विशेषताओं के नाम लिखिए। अब सुरक्षित मकान कैसे होता है आपका, ठीक है। तो देखो पहला बोल सकते हो कि सुरक्षित स्थल का चयन। जब मकान बना रहे हो तो जो एक तुम जगह चुन रहे हो वो सुरक्षित हो आपकी पहले, समझ लो। उसके आसपास में मतलब ऐसा देखना है कि जमीन पक्की है क्या नहीं है आपकी, समझ लो। क्या करते हो मतलब मट लीजिए बामड़ों का जब सुजल लियो मट ने। उपयुक्त विधियों का निर्धारण ना, और मानव गृह निर्माण सामग्री का उपयोग, ठीक है। कहने का मतलब ऐसी मतलब सामग्री यूज करनी है अच्छी, जैसे पहले टाइम में करते थे हम लोग, है ना। क्या पत्थर मिट्टी, है ना, उससे क्या होता है पकड़ कम होती है, होती नहीं होती। पर अगर आप मजबूत मतलब सीमेंट हो गया, कंक्रीट हो गया, लोहा हो गया, बजरी हो गई, इनका यूज करेंगे तो मजबूत मकान बनेंगे, बनेंगे नहीं बनेंगे ये चीजें। और मजबूत मकान बनेंगे तो ऑब्वियसली बात है छोटे मोटे झटके तो ऐसे चलेगा वो। और जो वो मिट्टी के मकान होंगे वो क्या होगा, आसानी से ढह जाएंगे छोटे मोटे भूकंप होगा नहीं होगा, क्योंकि पकड़ नहीं है ना उनकी, जॉइंट्स नहीं है, ये चीजें हैं। परंतु ये जरूर है कि जो पक्के मकान होते हैं उसमें लार्ज स्केल का जो भूकंप होता है ना, पक्के बोले तो भूकंप रोधी की बात नहीं करता है ना, तो उनमें लार्ज स्केल का जो भूकंप होता है उसमें हानियां ज्यादा मानी जाती हैं। और जो कच्चे मकान होते हैं उनमें हानियां कम होती है। कारण ये है कि जब कच्चे मकान होते हैं उनमें देखो ये कच्चे मकान होते हैं तो क्या होता है उसमें कच्ची सामग्री लगी होती है, तो जब ऊपर से आती है तो हल्की चीजें होती है एक्चुअली। और जो पक्के मकान होते हैं लेंटर वगैरह बोलेंगे जिसको, ऊपर भूकंप रोधी नहीं है जो, तो उनमें हानियां ज्यादा हो जाती है क्योंकि वो पूरा पूरा नीचे आता है, ऐसा माना जाता है, ठीक है। तो उतना ज्यादा मतलब उतना मोटा एरिया, उतना हैवी एरिया अगर आपके ऊपर आएगा तो आप रॉड बन जाते। और हल्की चीजें आएंगी, लक्कड़ पकड़ आएंगे, है ना, थोड़े थोड़े पत्थर वगैरह आएंगे हल्के फुल्के, तो उनसे लगेगी भी तो मतलब उस एरिया में लगेगी, रोटी वाली स्थिति नहीं आएगी, ठिच्चू बनेगा बस। अब बोलेगा अगर कि आपदा प्रबंधन में उपग्रहों की क्या उपयोगिता है, उपग्रह क्या हेल्प करेंगे आपदा प्रबंधन में, ठीक है। तो देखो आपदा प्रबंधन में उपग्रह संचार व्यवस्था अत्यंत उपयोगी है। सामान्य संचार व्यवस्था आपदा के दौरान ध्वस्त हो जाती है, ठीक है। तो आपदा जब आता है ना तो आपकी जो संचार व्यवस्था है वो भी मतलब कई बार बंद हो जाती है, खत्म हो जाती है, ठीक है। किंतु उपग्रह संचार व्यवस्था अंतरिक्ष में स्थापित होने के कारण पृथ्वी पर संपर्क स्थापित करने में सतत रूप से कार्य करती है। तो उपग्रह संचार व्यवस्था जो होती है कार्यगर रहती है, ठीक है, काम करती है आपके उसमें। इसलिए उपग्रह संचार व्यवस्था आपदा प्रबंधन की दृष्टि से अत्यंत उपयोगी है, आपदा प्रबंधन के लिए बहुत ही उपयोगी है ना। वर्तमान में तो उपग्रह द्वारा भूमंडलीय समतल प्रकार की सूचनाएं अंकीय या चित्रण रूप से उपलब्ध हो जाती हैं। इन सूचनाओं के आधार पर आपदा प्रबंधन के अंतर्गत तुरंत योजना तैयार कर राहत एवं बचाव कार्य आप क्षति वाली जगह पर पहुंचा सकते हो, ठीक है। तो उपग्रह संचार क्या है, जब क्या होता है आपदाएं होती हैं तो हमारी नॉर्मल जो संचार व्यवस्थाएं होती हैं, टेलीफोन वगैरह जो होते हैं बोलते हैं, वो अस्त व्यस्त हो जाती हैं, वो चालू नहीं रहती हैं। तो क्या करते हैं हम उपग्रह द्वारा करेंगे अगर, तो क्या फायदा होगा कि उसमें उस टाइम मतलब हमको पता चल जाएगा कहाँ पर मतलब क्षति हो रखी है, वहां पर तुरंत मतलब बचाव कार्य भी सकते हो आप लोग, भेज सकते नहीं भेज सकते हो। और ये भी देख सकते हो कि अगर वो हो रखा है ऐसा कुछ तो रोडों में क्या इशू है, क्या रोड तो जाम बंद नहीं होती है, तो उस हिसाब से अलग प्लानिंग बनेगी ना। गाड़ी भेजी, गाड़ी में बहुत सारा माल भेजा और रोड मतलब ब्लॉक है, तो फिर ज्यादा पब्लिक भेजनी पड़ेगी ना, जो रोड लोग नहीं तो साफ रोड ठीक करे या मतलब वहां से पैदल मार्च निकाले, क्लियर है। तो ये उपकरण था। आपदा प्रबंधन का उद्देश्य क्या है बोलेगा, क्या है मतलब क्यों जरूरत है। तो प्राकृतिक आपदाओं को रोकना मानव के वश में नहीं है। क्या रोक सकते हो आप, भूकंप रोक सकते हो, भूस्खलन रोक सकते हो, कम कर सकते हो, भूस्खलन जो है कम कर सकते हो पेड़ लगा के, पर रोक नहीं सकते हो, ठीक है। अब भूकंप है, भूकंप तो एक नेचुरल चीज है यार, में क्या करोगे आप। किंतु आपदाओं के जीवन और संपदा को होने वाली क्षति को मनुष्य अपने कौशल ज्ञान संसाधन क्षमता
योजनाबद्ध विधियों से कम कर सकता है। आपदा प्रबंधन का यही उद्देश्य है कि मानव अपने तकनीकी एवं संसाधन क्षमता के आधार पर आपदाओं से होने वाली क्षति को कम कर सके। आपदा प्रबंधन का मतलब ये है कि जो आपदा आएगी उससे होने वाली जो क्षति होगी उसको हम क्या करेंगे, कम करेंगे। अपने किससे, अपने कौशल से,